नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पेक्ट्रम बुक का 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्लासी और बक्सर का युद्ध, अलीनगर की संधि और इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्लासी और बक्सर के युद्ध का महत्व, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन के दोष और उसके अंत के बारे में पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया। वित्तीय उपलब्धियों के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया। बक्सर के युद्ध का महत्व। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग्य के सूरज को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों की शासन की स्थापना का मार्ग सुदृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती वो व्यापारिक रुचि थी, जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त कराने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। द्वैध शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है, किंतु 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किया गया। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामले को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक देना निश्चित किया। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वैध शासन के दोष। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने द्वैध शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस शासन प्रबंध से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हुई।
किंतु इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिन बाद ही इसमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से द्वैध शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा तथा इसके परिणाम बुरे निकले। एक और प्रशासक का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, क्योंकि एक तो वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और दूसरे कंपनी का उस पर नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण करना आरंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। व्यापार की स्थिति भी बदतर हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ा। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय अपना लिया या बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। द्वैध शासन का अंत। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था के दोषों का निराकरण को बताया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। देशी समाहर्ताओं कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की गई। हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया तथा उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन निश्चित कर दी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासनभार उसके हाथों में सौंप दिया। 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम मैसूर विजय, जिसमें 4 अंगल मैसूर युद्ध पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे और टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में जानेंगे।